स्टूडेंट्स, आज मैं प्रसव और दुग्ध श्रावण के बारे में बात करूंगा। पिछले दिनों मानव में कैसे निषेचन क्रिया होती है, कैसे भ्रूण का विकास होता है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। जब गर्भ धारण करता है, मनुष्य में होता है, स्त्री में, तो गर्भ धारण करने से लेकर के 9 से 9.5 माह तक भ्रूण का विकास होता है, फीटस का विकास होता है। फीटस के विकास होने के बाद जो 9 से 9.5 माह का जो समय होता है, इसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड अर्थात इसको कहते हैं गर्भावधि या गर्भ धारण काल। जेस्टेशन पीरियड या गर्भ धारण काल यह समय है जब गर्भ धारण होता है, तब से लेकर के 9 से 9.5 माह तक का समय, जिसमें फीटस पूर्ण रूप से चाइल्ड के रूप में विकसित हो जाता है। यह समय अवधि कहलाता है गर्भ धारण का। जब 9 से 9.5 माह का चाइल्ड विकसित हो जाता है, फीटस हो जाता है, तो माता के गर्भाशय के अंदर कुछ क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है, उस प्लेसेंटा से एक संकेत मिलता है और उस संकेत के कारण नर्व से जो गर्भाशय की दीवार होती है, इस गर्भाशय की दीवार में ये जो चाइल्ड है, इस चाइल्ड का जो सिर होता है नीचे होता है, तो इस गर्भाशय की जो दीवार है उसमें थोड़ा संकुचन प्रारंभ होता है। यह संकुचन जो प्रारंभ होता है वह पहुंचता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा हार्मोन होता है रिलैक्सिन। ये दोनों हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन के कारण ये जो गर्भाशय की दीवार है, इसमें तीव्र संकुचन होता है। ये जो क्रिया होती है उसको उद्दीपक स्टिमुलस रिफ्लेक्स कहते हैं, उद्दीपक प्रतिवर्त कहते हैं, और इसके कारण गर्भाशय की दीवार में तीव्र संकुचन होता है। फलस्वरूप ये जो चाइल्ड है वो बाहर की तरफ बढ़ता है इस गर्भनाल के द्वारा, गर्भनाल के द्वारा बाहर की तरफ बढ़ता है। तो इसमें सबसे पहले ये जो दीवार है अमनियान, ये थोड़ी सी फटती है, तो इसमें से तरल पदार्थ हल्का सा निकलता है, जिससे चिकना हो जाता है गर्भनाल। दूसरा प्रभाव ये पड़ता है इसका कि गर्भाशय की दीवार में तीव्र संकुचन होता है ऑक्सीटोसिन का और रिलैक्सिन का। तीसरा प्रभाव ये होता है कि जो प्यूबिस सिम्फाइसिस होती है श्रोणि मेखला का, वो प्यूबिस सिम्फाइसिस फैलती है, संकुचन होता है। फलस्वरूप जो श्रोणि प्रदेश है, जो कमर के पास, वो श्रोणि प्रदेश चौड़ा हो जाता है, और इसके कारण जो चाइल्ड है उसको बाहर गर्भनाल से या जनन नाल से बाहर निकलने में आसानी होती है, और इस प्रकार ये प्रसव की क्रिया संपन्न होती है। प्रसव की क्रिया में सबसे पहले चाइल्ड का जो हेड होता है वो बाहर निकलता है। तो इसमें चूंकि भूमिका ऑक्सीटोसिन की प्रमुख है, इसलिए ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इसको बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। अब जब ये चाइल्ड बाहर निकलने लगता है तो प्रसव होता है, बाहर आता है, तो इसको प्रसव कहते हैं। इसके प्रसव के बाद जब ये बाहर चाइल्ड आ जाता है, कुछ समय बाद ये जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा अर्थात जो संरचना उंगलीनुमा, जो चाइल्ड के बाहर की कोरियान लेयर और जो ये गर्भाशय की इंडोमेट्रियम के बीच में संबंध होता है, वो प्लेसेंटा है। कुछ समय बाद प्लेसेंटा बाहर आता है।
तो प्लेसेंटा जब बाहर आता है तो इसको कहते हैं आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ जो बच्चे के जन्म के बाद निकलता है। आप देखेंगे कि इस प्रसव के समय जो कभी कभी प्रसव की स्थिति दिक्कत होती है, देर होती है और कमर में दर्द उत्पन्न नहीं होता है, तो ये बाहर से डॉक्टर्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन को नस में लगाते हैं, इंट्रावेनस ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं और फलस्वरूप स्त्री के कमर में वो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, यूटेरस में प्रक्रिया प्रारंभ होती है और प्रसव होता है। तो इस प्रकार से प्रसव होता है। 9 से 9.5 माह बाद कौन कौन से हार्मोन इसमें भाग लेते हैं, उनका क्या महत्व है, आपने इसमें देखा। दूसरी प्रक्रिया जो शुरू होती है वो है लैक्टेशन। लैक्टेशन मीन्स दुग्ध श्रावण। तो दुग्ध श्रावण क्या है? जन्म के बाद जब प्रसव हो जाता है तो ठीक उसी समय जब प्लेसेंटा निकल जाता है तो प्लेसेंटा के निकलने के कारण जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स हैं, ये दोनों हार्मोन्स प्लेसेंटा से निकलते हैं। जब प्लेसेंटा बाहर आ गया तो ये दोनों हार्मोन का स्रावण बंद हो जाता है और इन दोनों हार्मोन के स्रावण के बंद होने के कारण पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। प्रोलैक्टिन, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण दूध का स्रावण शुरू हो जाता है। ये सक्रिय हो जाती हैं दूध ग्रंथियां, स्तन ग्रंथि में दूध ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं और दूध का स्राव प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि द्वारा ही, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो इसके प्रसव में भी मदद करता है। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन को आप मिल्क हार्मोन भी कहते हैं, मिल्क श्रावण हार्मोन, मिल्क सेक्रेशन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह दूध के श्रावण को भी प्रेरित करता है। तो इस हार्मोनल क्रिया के कारण, यानी जो दूध श्रावण है एक इंडोक्राइन और न्यूरल तंत्रिका तंत्र और ये इंडोक्राइन ग्रंथियां हैं, हार्मोनल है, इससे प्रभाव से होता है। तो दूध श्रावण प्रारंभ हो जाता है प्रसव के बाद इन दोनों हार्मोन्स के प्रभाव में। अब जब दूध श्रावण होता है तो आपने देखा होगा कि शुरू के दिनों में एक हार्मोन, एक दूध निकलता है जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रम या इसको खीस कहते हैं। प्रथम दूध है ये, प्रथम स्तन से निकलने वाला, यानी शुरू के दिनों में 3 से 4 दिन तक जो माता के स्तन से दूध निकलता है वो गाढ़ा होता है, हल्का पीला होता है। इसको कोलेस्ट्रम कहते हैं या खीस कहते हैं। इस दूध की विशेषता यह है कि इस दूध में पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण, प्रोटीन और एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और इस प्रकार से जो शिशु होता है उसको पूर्ण रूप से पोषण प्रदान होता है, उसका न्यूट्रिशन होता है। साथ साथ इसमें चूंकि कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए प्रारंभिक दिनों में 4 से 5 महीने तक ये जो एंटीबॉडी होता है उस शिशु को पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करने का मतलब क्या है? उसके निष्क्रिय जो प्रतिरक्षा है एंटीबॉडीज का काम करता है, ये एंटीबॉडीज का कार्य करता है, पैसिव इम्यूनिटी का काम करता है और वह शिशु में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रहता है। इसीलिए चूंकि डॉक्टर सलाह देते हैं कि दुग्ध स्तनपान शिशु को करीब करीब 4 से 5 माह तक केवल स्तनपान पर रहना चाहिए, उसके बाद से सप्लीमेंट भोजन बाहर से लेना चाहिए, क्योंकि जो दूध होता है माता का दूध, उसमें शिशु के पूर्ण रूप से न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए और उनकी प्रतिरक्षा तंत्र के लिए उसमें पदार्थ उपलब्ध होते हैं। तो किस प्रकार से दूध स्राव में कौन कौन से हार्मोन लगते हैं
और दूध श्रावण स्तनपान क्यों आवश्यक है बच्चों में, और का विशेष तौर से जो प्रथम जो दूध निकलता है जिसको खीस कहते हैं कोलेस्ट्रम, वह उसका क्या महत्व है बच्चों में, ये आप समझ गए होंगे। तो आज ये जो तीसरा चैप्टर है जनन का, जिसमें कि मानव जनन हम पढ़ रहे थे, उसका अंतिम टॉपिक आपको बताया। आगे अगले क्लास में अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।